हेलो एवरीवन, मैं रामस्वरूप जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजेएस बायोलॉजी एजुकेशन हब में, जहां हम क्लास 10 की साइंस और 11th और 12th की बायोलॉजी को स्टडी करते हैं। आज हम क्लास 10 के सेकेंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो शुरू करते हैं ह्यूमन सिस्टम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक अद्भुत और जटिल संरचना है जो हायर ऑर्गेनिज्म में आती है। हायर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि मानव का जो शरीर है या ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम की बनी हुई होती है, जिसको हम अंग तंत्र कोटि का शारीरिक संगठन कहते हैं। अंग तंत्र कोटि क्या है, समझो आप कि हम जानते हैं कि जितने भी जीव बने हैं उन सब की संरचना जो है, उनकी एक इकाई जो है उसको हम सेल कहते हैं। तो मानव का शरीर भी सेल द्वारा या कोशिका द्वारा बना होता है, इसको हम कोशिका कहते हैं। और आप जानते हो कि समान प्रकार की जो कोशिकाएं जो है वो आपस में मिलकर और एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है, तो हम उस संरचना को टिश्यू कहेंगे या ऊतक कहेंगे। तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, पेशी ऊतक, इसके अलावा तंत्रिका ऊतक, अस्थि, ये जो है वो टिश्यू कहलाते हैं। तो समान प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर एक कार्य को संपादित करे उसे हम कहेंगे ऊतक। और ऊतक आपस में मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन का मतलब होता है अंग। तो ऊतक जो है वो आपस में मिलकर अंग का निर्माण करेंगे। अंग का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आप जानते हो यकृत, अग्नाशय, वृक्क, किडनी जो है, तो लीवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, किडनी हो गई, ये ऑर्गन्स हो गए। और ऑर्गन जो है वो आपस में मिलकर एक विशिष्ट कार्य को, शरीर के एक विशिष्ट कार्य को संपादित करेंगे, तो तब हम इसको कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, यानी कई सारे ऑर्गन मिलकर। तो ये होगा ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र। तो इसे हम अंग तंत्र कहेंगे। तो अंग तंत्र या ह्यूमन जो सिस्टम है, सिस्टम की बात आ गई तो ह्यूमन सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम के रूप में ही जो है देखा जाता है। यानी ह्यूमन की बॉडी जो ऑर्गन सिस्टम के रूप में काम करती है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन द्वारा पूरे शरीर की क्रियाओं को मतलब जो संपादित करते हैं। और सारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर करते हैं, तो हमारी बॉडी जो संचालित होती है, तो इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तो ये सब जो है वो ऑर्गन सिस्टम होंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई कि ह्यूमन सिस्टम में जो है हम किस किस के बारे में या किन किन के सिस्टम्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम ह्यूमन के सारे ऑर्गन सिस्टम जो है वो अंग तंत्र है, उन सब का अध्ययन करेंगे और उनके कार्यों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र पर। तो समझो आपकी पाचन तंत्र क्या है, पाचन के अंदर कौन कौन सी क्रियाएं होती है, पाचन क्यों जरूरी होता है। तो हम जानते हैं, अभी हमने देखा कि मानव शरीर जो है वो ऑर्गन सिस्टम का बना हुआ होता है, एक जटिल जो संरचना है। और ये सारी संरचना जो है वो सेल्स की बनी हुई है। और सेल्स को जो है वो काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो एनर्जी जो है वो कैसे मिलेगी, एनर्जी किस तरीके से प्राप्त की जाती है। तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है या मेन जो काम है वो क्या है, एनर्जी का, यानी ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा को जो है वो मानव किस रूप में ग्रहण करेगा, भोजन के रूप में। तो हम भोजन खाते हैं। अब आपको पता है कि भोजन जो है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। तो भोजन में हो गए जटिल कार्बनिक पदार्थ। अब ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, अवशोषित नहीं हो सकते हमारी बॉडी के अंदर।
तो इसलिए जो है वो भोजन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो इनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था कि ये संतुलित भोजन में जो आवश्यक घटक होते हैं, तो ये हम भोजन के रूप में लेते हैं। लेकिन इन कार्बोहाइड्रेट्स के जो जटिल रूप है, ये जो भोजन के जो कार्बनिक पदार्थ, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इसके लिए जो है वो इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना पड़ेगा, और सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने के लिए कई रासायनिक क्रियाएं और एंजाइम काम करेंगे। तो इससे जो है एक डाइजेशन या पाचन की क्रिया होगी, और इस पाचन की क्रिया के द्वारा इन सबको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाएगा। सरल कार्बनिक पदार्थों में इनको चेंज किया जाएगा। और सरल कार्बनिक पदार्थों के मैं एग्जांपल दूं तो जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप जो होता है वो ग्लूकोज होता है। इसके अलावा अमीनो अम्ल है। आप जानते हो कि प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्लों की बनी हुई होती है, तो अमीनो अम्ल सरल हो गए। वसीय अम्ल हो गए, वसा के सरल रूप जो है वसीय अम्ल के रूप में होता है। तो इनको डाइजेशन करना पड़ेगा, इनको पाचन करना पड़ेगा, इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को डाइजेस्ट करके और इनको सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाएगा, और इस क्रिया को हम पाचन कहेंगे। और ये जो सारे पदार्थ है जो अवशोषण योग्य है, इनको फिर क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा इनका हमारे आहार नाल के अंदर, और अवशोषण करके और इन पदार्थों को सेल तक पहुंचाया जाएगा, जहाँ पर क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो फिर अवशोषण करके सेल में इनसे क्या बनाई जाएगी, ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा बनाई जाएगी। तो पाचन किया वो आप समझ ही गए कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं या एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब ये पाचन की क्रिया होती कहाँ पे वो समझो आप। तो पाचन की क्रिया के लिए हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाचन की क्रिया करने के लिए एक पूरी एलिमेंट्री केनाल पाई जाती है, पूरी आहार नाल पाई जाती है, जिसके अंदर कई सारी ग्लैंड्स होती है जो पाचक एंजाइम सिक्रेट करती है। और ये पाचक एंजाइम जो है इस आहार नाल के अंदर पाचन की क्रिया को जो संपन्न करेंगे, और पाचन की क्रियाओं में कई प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होगी, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, जिससे जो है जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाएगा, और फिर इनको जो है वो आहार नाल के द्वारा अवशोषित करके और ब्लड में डाल दिया जाएगा, जहाँ से प्रत्येक सेल तक वो भोज्य पदार्थ जो है वो पहुँचाए जाएंगे, जहाँ ऑक्सीडेशन से उनसे एनर्जी का निर्माण किया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस जो पाचन कहलाती है। तो मानव पाचन को हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे कि हम पाचन तंत्र जो है इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। पाचन तंत्र के डिस्कस को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट है इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियाँ। तो समझ में आ गई आपको बात कि पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ मिलकर बनाती है। तो अगर मैं आहार नाल की बात करूं तो मुख से शुरू होकर और गुदा द्वार तक जो है एक लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नली होती है, जिसको हम एलिमेंट्री केनाल कहते हैं। ये एलिमेंट्री केनाल जो कई ऑर्गन्स से मिलकर बनी हुई होती है, और ये सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। अगर मैं इस आहार नाल की पूरी आहार नाल की बात करूं तो यहाँ पे देखना कि पूरी आहार नाल जो है इसके 3 कार्य होंगे। पहला कार्य होगा कि ये जो भी जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है उस भोजन को पचाने का काम करती है। तो पहला काम हो गया डाइजेशन का, जिसके अंतर्गत कई ग्रंथियां और इस आहार नाल की कोशिकाओं के द्वारा कुछ एंजाइम सीक्रेट किए जाएंगे, और वो एंजाइम जो भोजन का डाइजेशन करेंगे रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जिससे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदला जाएगा। दूसरा कार्य क्या होगा कि जो भी भोजन जो पचा है और उस भोजन के पचने से जो सरल कार्बनिक पदार्थ बने हैं, उन सरल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित किया जाएगा, उनका अवशोषण किया जाएगा। तो दूसरा कार्य हो गया एब्जॉर्प्शन का, वो इसी एलिमेंट्री केनाल के अंदर इनका एब्जॉर्प्शन होगा। और फिर जो अपचित भोजन है, जो शेष अपचित भोजन बच गया, उस अपचित भोजन को जो है वो बाहर निकालने का काम भी कौन करती है, एलिमेंट्री केनाल करती है, आहार नाल करती है। तो ये 3 कार्य हो गए। और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियाँ, और पाचक ग्रंथियों में कौन कौन सी पाचन ग्रंथियाँ होती है। तो हम देखो आहार नाल के अंतर्गत जो लार ग्रंथियाँ,
जिनको सिलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, दूसरा यकृत जिसको लीवर कहते हैं, और तीसरा अग्नाशय। ये 3 ग्रंथियां जो है वो पाचन ग्रंथियों के अंतर्गत आएगी। और ये पाचक ग्रंथियां जो है वो कौन कौन से पदार्थ का श्रवण करती है, जो पदार्थ जो श्रावित किए जाते हैं उन पदार्थों के क्या क्या कार्य है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पाचक ग्रंथियां और आहार नाल मिलकर क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आहार नाल का। तो अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत फर्स्ट पार्ट जो है उस पर डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल को जो है वो हम एक डायग्राम के थ्रू जो समझने की कोशिश करेंगे, और एलिमेंट्री कैनाल के हर एक संरचना पर जो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मुख से शुरू होती है और गुदा द्वार तक जो है एंड होती है, और इसकी जो संरचना है, ये जो संरचना है वो लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। तो अब हम यहाँ पर इसकी हर एक इस एलिमेंट्री कैनाल की हर एक संरचना पर डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। तो एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत जो होती है वो मुख से होती है, तो इसको हम मुख या माउथ कहते हैं। तो आप जानते हो कि मुख जो है वो 2 होठों से घिरी हुई संरचना होती है। एक ऊपरी होठ होता है, एक निचला होठ होता है, और ये होठ जो है वो मुख को बंद करने का काम करते हैं और भोजन को अंदर लेने का काम करते हैं। ये संरचना हो गई मुख। फिर इसके बाद में मुख जो है वो आगे जाके एक गुहा में खुलता है। इस गुहा को हम कहेंगे मुख गुहा या बक्कल केविटी। तो मुख जो है वो अंदर की तरफ एक गुहा में खुलेगा, एक केविटी में खुलेगा, इसको मुख गुहा कहते हैं। और इस मुख गुहा के अंदर जो है, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि मुख गुहा के अंदर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है और मुख गुहा जो है वो किन संरचनाओं से मिलकर बनी है। तो देखो यहाँ पे कि मुख गुहा के अंदर सबसे पहले जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं तालु। क्या कहेंगे? तालु। तो मुख गुहा के अंदर 2 तालु होते हैं, एक ऊपरी तालु होता है। तो ऊपरी तालु जो है यानी 2 तालु हो गए, एक ऊपरी, और ऊपरी जो तालु है इसको हम कठोर तालु कहेंगे। क्या कहेंगे? कठोर तालु। और एक नीचे की या निचला तालु होगा, और निचला जो तालु है इसको हम कहेंगे मृदु तालु। तो 2 तो हो गए तालु मुख गुहा के अंदर। फिर इसके बाद में दूसरी संरचना की मैं बात करूं तो मुख गुहा के अंदर दूसरी जो संरचना होगी उसको हम कहेंगे जीवा या टंग। तो मुख गुहा के अंदर एक मांसल संरचना होती है जिसको हम जीवा कहते हैं। जीवा का जो है मेन कार्य तो होता है कि जीवा के ऊपर या जीभ के ऊपर जो है वो स्वाद गलिकाएं पाई जाती है, और ये स्वाद गलिकाएं जो हमारे भोजन का स्वाद क्या है इसका अनुभव हमें कराती है। दूसरी जो संरचना होगी या दूसरा जो कार्य होगा जीवा का वो होगा कि ये भोजन को मिलाने का काम करती है मुख गुहा के अंदर। जैसे हम भोजन को खाएंगे तो दांतों से चबाएंगे, और साथ में जो है ये जीभ जो है भोजन को उथल पुथल करती है, मिलाने का काम करती है। तो 2 कार्य हो गए जीभ के। और जीभ जो है वो ध्यान रखना यहाँ पे कि जीभ जो मुख गुहा के अंदर जो है वो पीछे जो पिछला पार्ट है इसका घर्षणी की तरफ का, उस पिछले पार्ट के ऊपर अधर सतह के ऊपर एक संरचना से जुड़ी हुई होती है। अधर सतह पे यानी मुख गुहा की अधर सतह वहां पे जुड़ी होगी जिसको हम कहेंगे फ्रेनुलम लिंगुअल। तो फ्रेनुलम लिंगुअल स्ट्रक्चर के द्वारा जो है वो ये जीभ जो है वो अधर सतह पे जो है मुख गुहा के अंदर जुड़ी हुई होती है। तो 2 संरचनाएं होगी मुख गुहा के अंदर की। अब तीसरी संरचना जो बड़ी इंपॉर्टेंट संरचना होती है मुख गुहा के अंदर उसको हम कहते हैं दांत या टीथ। तो मानव के अंदर जो है मुख गुहा के अंदर 2 जबड़े होंगे और दोनों जबड़ों के ऊपर जो दांत पाए जाएंगे। अब दांतों की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो दांतों की संख्या होती है वो एडल्ट के अंदर यानी वयस्क के अंदर में टोटल दांतों की बात करूं तो 16/16 होते हैं, जिनको हम कहते हैं टोटल हो गए 32। तो टोटल 32 दांत हो गए मानव के। एक एडल्ट के अंदर 32 दांत होंगे। तो ये तो हो गई पहली बात दांत की।
अब इसके बाद में हम आगे अगर बात करें दांतों की, तो दांतों की अगर मैं विशेषताएं देखूं तो देखो दूसरी जो विशेषता है दांतों की, वो मानव के दांतों की बात कर रहा हूँ, तो मानव के दांत जो होते हैं वो गर्तदंती होते हैं। गर्तदंती का मतलब क्या हुआ कि दांत जो है वो मानव के जो जबड़े हैं उन जिनको हम गम कहते हैं, सॉरी जबड़े जो है जबड़ों के अंदर मसूड़े होंगे, मसूड़ों के अंदर तक फिट रहते हैं, अंदर तक फिट रहने के कारण जो इनको गर्तदंती कहेंगे, थिकोडेंट, थिकोडोंट। अगली मैं विशेषता बताऊं दांतों की, तो मानव के जो दांत है वो द्विबारदंती होते हैं। द्विबारदंती का मतलब क्या होता है कि मानव के जीवन के अंदर दांत जो 2 बार आते हैं, पर जो सबसे पहले जो दांत आते हैं उनको हम अस्थायी दांत कहते हैं, अस्थायी दांत। और अस्थायी दांत को जो है वो मिल्क टीथ भी कहते हैं, दूध के दांत। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होगी, 20। तो बचपन में जो दांत आते हैं उनको हम अस्थायी या मिल्क टीथ कहेंगे, इनकी संख्या 20 होगी। और फिर इसके बाद में जो है वो बाल्यावस्था के अंदर परमानेंट या स्थायी दांत आ जाते हैं। और स्थायी दांत जो बाल्यावस्था से शुरू होंगे 18 साल की उम्र तक चलेंगे, तो इनकी जो है स्थायी दांतों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 32 होगी। तो इस तरीके से जो है वो द्विबारदंती, यानी जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इनको हम द्विबारदंती कहेंगे। और नेक्स्ट जो दांतों की विशेषता होती है वो ये होती है कि मानव के जो दांत है वो विषमदंती होंगे। विषमदंती का मतलब क्या हुआ कि दांत जो है वो एक समान न होकर अलग अलग प्रकार के होंगे। और अलग अलग प्रकार के दांतों की मैं बात करूं तो यहाँ पे ध्यान देना कि मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। सबसे पहले हम 4 में देखो कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहले दांतों की बात करूं तो वो होंगे कृंतक। कृंतक को हम इंसाइजर भी कहते हैं। और इंसाइजर जो दांत है इनका जो कार्य होता है वो भोजन को कुतरना होता है, तो भोजन को कुतरने का काम करते हैं इंसाइजर। और इनकी जो संख्या है, तो ध्यान देना कि मैं ये जो संख्या बता रहा हूँ वो ये जो जबड़ा है, इस जबड़े के यानी हमारे जो दोनों जबड़े उस जबड़ों के हाफ पार्ट, एक साइड की बात कर रहा हूँ, तो एक साइड जो है इनकी संख्या जो होती है वो होती है 2/2, यानी ऊपरी जबड़े के हाफ पार्ट में 2 होंगे और निचले जबड़े के हाफ पार्ट में भी 2 होंगे, तो 2/2। और ध्यान रखना पूरे जो है पूरी संख्या जो होती है इनकी होती है 8। तो ये 8 हो जाएंगे, क्योंकि 2 2 4 ऊपर नीचे हो गए तो एक तरफ और 4 हो जाएंगे, तो 8 होंगे। तो ये हो गई ये कृंतक या इंसाइजर। अब दूसरे प्रकार के अगर दांतों की मैं बात करूं तो दूसरे प्रकार के जो दांत होंगे उनको हम कहेंगे रदनक। और रदनक दांतों को केनाइन कहते हैं। केनाइन या रदनक जो दांत है ये हमारे कॉर्नर पर होते हैं, यहाँ पर दोनों जबड़ों में। और इनकी संख्या जो होती है वो 1/1, यानी हाफ साइड जो 2 होगी, एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर, और इधर भी 2 होगी, तो टोटल 4 होते हैं। और इन दांतों का जो कार्य होता है वो होता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम। आप देखते हो मांसाहारी जो जंतु होते हैं, जो जैसे मान लो कुत्ता, शेर जो है, उनके अंदर ये थोड़े बड़े बड़े से होते हैं, थोड़े अलग ही होंगे, तो ये चीरने फाड़ने के लिए होंगे, जिनको हम कहेंगे रदनक या केनाइन। तीसरे प्रकार के जो दांत होंगे उनको हम कहेंगे अग्रचवर्णक या प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत जो है वो प्रत्येक जबड़े में केनाइन के आगे के जो 2 दांत है, तो इनकी 2/2, यानी टोटल एक तरफ 4 और इस तरफ 4, 8, तो 2/2 होंगे। और इनका कार्य भोजन को पीसना होगा। फिर लास्ट के दांतों की बात करूँ तो उनको हम कहेंगे चवर्णक या मोलर। और मोलर जो दांत है इनकी संख्या 3/3, टोटल जो है इनकी संख्या 6 एक तरफ और दोनों तरफ जो है वो कितनी होगी, 12 है, तो 12 होती है। और प्रीमोलर और मोलर जो दांत है इनका कार्य भोजन को पीसना और चबाना होता है। तो ये कार्य हो गए। और इस तरीके से जो है वो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसलिए जो है ये मानव के जो दांत होते हैं वो विषम दंती होते हैं, तो विषम दंती दांत कहते हैं। अब अगर मैं दांतों के
मानव का दंत सूत्र लिखूँ, मानव के दंत सूत्र की बात करूँ तो ध्यान रखना कि मैं हाफ तरफ के जबड़े की बात कर रहा हूँ, ऊपर नीचे जबड़े की। तो सबसे पहले जो है वो होंगे इंसाइजर, और इंसाइजर की संख्या हो गई 2/2। फिर इसके बाद में केनाइन, केनाइन की संख्या हो गई 1/1। फिर इसके बाद में प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या होगी 2/2। और इसके बाद में लास्ट होंगे मोलर, और मोलर की संख्या होगी 3/3। तो टोटल अगर मैं देखो तो 2, 3, 4, 5 और 3 8, तो 8/8। ये एक तरफ के ऊपर नीचे के हो गए बराबर 16, और 16 गुणा 2, क्योंकि इस तरफ के जो है वो सारे के सारे डबल हो जाएंगे, तो टोटल हो गए 32। तो इस तरीके से 32 दांत होंगे। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि मोलर जो दांत है उनके सबसे लास्ट के जो दांत होते हैं, सबसे अंतिम जो दांत होते हैं चारों तरफ के दोनों जबड़ों के, वो सबसे लास्ट में निकलते हैं। और इनकी जो निकलने का समय जो होता है वो होता है 18-20 साल की उम्र के बाद में निकलते हैं, इसलिए इनको अक्लदाढ़ भी कहते हैं। तो ये अक्लदाढ़ होगी। अक्लदाढ़ का मतलब है कि ये वयस्क अवस्था जब आती है तो उस दौरान इनका निकलना शुरू होगा, तो इसलिए इनको हम अक्लदाढ़ कहेंगे। और इनकी संख्या जो है 4 होगी, जो सबसे लास्ट में आएगी। तो इसके बाद में जो है वो परमानेंट जो टीथ है वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो दांतों की ये विशेषता होती है। अब यहाँ पर दांतों के बाद में जो है अपने बकल केविटी या मुख गुहा के अंदर की सारी स्ट्रक्चर देख ली, और इसके बाद की जो अगली संरचना होगी तो उस संरचना को हम कहेंगे गर्सनी। तो इसके अगला पार्ट जो होगा इसको हम कहेंगे गर्सनी, और गर्सनी या ईसोफेगस, सॉरी फेरिंग्स, तो इसको फेरिंग्स कहेंगे। तो फेरिंग्स जो है उसकी क्या क्या विशेषता होती है, और फेरिंग्स जो है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, समझो आप। तो देखो यहाँ पे कि मुख गुहा जो है वो आगे फेरिंग्स में खुलती है। तो फेरिंग्स या जो गर्सनी है ये एक केपनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर नासा जो द्वार है, नासा द्वार से जो नासा छिद्र, ये जो नासा द्वार है ये भी यहीं आके खुलेगा, और मुख गुहा भी जो आगे जाके यहीं खुलती है। और इस केपनुमा संरचना में जहाँ दोनों जो है ये जो केविटियाँ खुलती है, जो दोनों द्वार जो खुलेंगे, इसको हम कहेंगे गर्सनी या फेरिंग्स। तो फेरिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहले फेरिंग्स जो है वो 3 प्रकार, यानी फेरिंग्स जो है वो 3 भागों में बंटी होती है। सबसे पहला जो भाग होता है फेरिंग्स का या गर्सिका का, गर्सनी का, उसको हम कहेंगे नासा गर्सनी, नेजो फेरिंग्स, नासा गर्सनी होगी। दूसरा पार्ट इसका जो होगा उसको हम कहेंगे मुख गर्सनी या ओरो फेरिंग्स, और तीसरा इसका जो पार्ट है उसको हम कहेंगे अधोगर्सनी, लेरिंगो फेरिंग्स। तो ध्यान दो कि जहाँ पर मुख को आगे खुलती है उस पार्ट को हम जो ओरोफेरिंग्स कहेंगे, जहाँ पे जो नासा द्वार है या नासा जो गुहा है, नासा गुहा है वो जहाँ आके खुलेगी उसको हम नेजोफेरिंग्स कहेंगे, और अदर भाग जो इसका होगा उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहेंगे। तो इस तरीके से जो लेरिंग्स जो 3 पार्ट में बंटी होती है। और ध्यान रखना कि ये जो गर्सनी है इसके जस्ट आगे जो है गर्सनी जो है वो 2 नलियों में खुलेगी, 2 मारे में खुलेगी। तो यहाँ पर एक जो मारा होगा या एक जो नली होगी इसको हम कहेंगे ग्रास नाल, ईसोफिगस। एक तो ग्रास नाल में आके खुलेगी, और दूसरी नली जो यहाँ पर होगी उसको हम कहेंगे श्वास नाल, या इसको हम कहेंगे ट्रेकिया। तो ग्रास नाल जो है ये जो नली है इसमें भोजन जो है वो आगे जाता है, और ट्रेकिया श्वास नाल के अंदर जो वायु जाती है। तो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि फेरिंग्स का कार्य क्या है। तो फेरिंग्स का जो मेन कार्य होता है वो ये होता है कि फेरिंग्स या गर्सनी ये सुनिश्चित करती है कि भोजन जो है वो आगे जाके और ग्रास नाल में जाए, और वायु जो है वो आगे जाके श्वास नाल में जाए। ये कार्य जो है ये सुनिश्चित करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है, फेरिंग्स या गर्सनी का होता है। तो यहाँ पे देखो ये सुनिश्चित करने के लिए एक बात और ध्यान रखना कि फेरिंग्स के अधर सतह पे यानी अधोगर्सनी जो है यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं घाटी द्वार।
या एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस है ये नॉर्मली जो है वो ग्रासनाल को ढके रखता है और श्वासनाल को, ट्रेकिया को खुला रखता है। लेकिन जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो उस निगलने के दौरान ये एपिग्लोटिस जो है वो हमारे ग्रासनाल को जो है वो खोल देता है और श्वासनाल को बंद कर देता है, ताकि भोजन जो है वो ट्रेकिया में ना प्रवेश करे। क्योंकि ट्रेकिया की जो संरचना होती है वो वायु के लिए होती है, जबकि इसोफेगस या ग्रासनाल की जो संरचना होती है वो इस तरीके की होती है कि ये भोजन के लिए अनुकूलित होती है। तो भोजन जो है वो ट्रेकिया में न प्रवेश करे, इसके लिए यहाँ पे घाटी द्वार पाया जाता है, जो निगलते वक्त जो है वो भोजन को जो है मतलब जो ग्रासनाल में प्रवेश करा के और ट्रेकिया को क्या कर लेता है, ढक लेता है। तो ये जो है वो यहाँ गर्सनी का कार्य हो गया और इस गर्सनी की जो 3 पार्ट हो गए। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया कि अगली जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं ग्रासनाल या इसोफिगस। तो इसोफिगस जो किस तरीके की संरचना होगी और इसके क्या कार्य होंगे समझो। तो अगली जो संरचना है उसको हम कहेंगे ग्रासनाल और या इसोफिगस। तो देखो इसोफिगस कैसी होती है और क्या इसका कार्य होता है। तो ध्यान देना कि जो फेरिंग्स है, गर्सनी जो है, इस गर्सनी से आगे जो है एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका जो है वो गिरवा से होती हुई वक्स को पार करती हुई डायफ्राम के नीचे आके और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारी उदर गुहा है, इस उदर गुहा के अंदर आके स्टमक में खुलती है। तो पूरे हमारे गिरवा, वक्स और डायफ्राम को क्रॉस करती हुई एब्डोमिनल कैविटी जिसको हम उदर गुहा कहते हैं, तो इस उदर गुहा के अंदर एक थैलेनुमा संरचना में आके खुलती है। इस थैलेनुमा संरचना को हम कहते हैं आमाशय या स्टमक। तो ये स्टमक में आके खुलेगी। ध्यान देना कि इसका जो यानी ये जो इसोफिगस है इसके अंदर जो है वो श्लेष्म पाया जाता है और श्लेष्म जो है भोजन को आगे खिसकाता रहता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो पेरिस्टेल्सिस के द्वारा यानी कर्मानुकुंचन गतियों के द्वारा जो भोजन जो है वो आगे खिसकता है। तो ध्यान देना कि अगर मैं बात करूँ भोजन की गति की, तो गति जो होगी वो होगी कर्मानुकुंचन, पेरिस्टेल्सिस और इसके अलावा श्लेष्म पाया जाएगा इसके अंदर, जो भोजन को जो है वो चिकना बनाए रखता है ताकि भोजन इस नली के अंदर आगे बढ़ता रहे। तो ये संरचना जो है वो होगी ग्रासनाल। फिर इसके बाद में अगली जो स्ट्रक्चर है यानी ग्रासनाल जो है वो एक थैलेनुमा संरचना में आके खुलती है जिसको हम क्या कहेंगे आमाशय। तो आमाशय देखो क्या होता है। तो अब हम अगली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जिसको हम कह रहे हैं स्टमक या आमाशय। तो आमाशय जो है वो देखो यहाँ पे ग्रासनाल आके इसमें खुल रही है। तो आमाशय एक जे आकार का थैलीनुमा संरचना होती है जो हमारी उदर गुहा के बाएं हिस्से में होती है और इसका कार्य जो होता है वो भोजन को स्टोर करना, यानी यहाँ पर भोजन जो है वो 2-3 घंटे तक रुकता है और लगभग इसके अंदर 3 लीटर भोजन जो है वो एक बार में रह सकता है। तो 3 लीटर भोजन जो है इसके अंदर एक बार में उपस्थित रहेगा और यहाँ पे भोजन का जो है वो पाचन शुरू होता है। तो ये पाचन वाली जगह है जहाँ पर भोजन थोड़ी देर रुकता है, यानी यहाँ पर संग्रहण होता है भोजन का, इसको हम कहेंगे स्टमक। अब ध्यान दो कि स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जहाँ पे इसोफिगस आके जुड़ती है, यानी इसोफिगस जहाँ आके और इस स्टमक में खुलती है, उस पार्ट को हम कहेंगे कार्डियक। तो ये कार्डियक पार्ट हो गया। फिर इसके मध्य का जो पार्ट होता है इसको हम कहेंगे फंडस, बीच का पार्ट। और फिर लास्ट वाला जो पार्ट जो आगे जाके इंटेस्टाइन आंत में खुलेगा इसको हम कहेंगे पाइलोरस। तो 3 पार्ट में बटी हुई संरचना होती है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरस। ध्यान देना कि यहाँ पे जहाँ पे इसोफिगस और स्टमक खुलता है यहाँ पे इंस्फिक्टर पाया जाता है जिसको इसोफिजियल कार्डियक इसोफिजियल स्फिक्टर कहेंगे। ये अवरोधनी है। ये अवरोधनी क्या करती है कि यहाँ जो भोजन आ गया उस भोजन को वापस जाने से रोकने का काम करती है और यहाँ जहाँ पर ये इंटेस्टाइन में आके खुलती है यहाँ पे पाइलोरस स्फिक्टर पाए जाते हैं जो भोजन को जो है वो यहाँ आगे जो
इंटेस्टाइन है, आंत में आने के बाद में वापस आमाशय में जाने से रोकते हैं। तो दो अवरोधनियाँ यहाँ पे पाई जाएगी। ये अवरोधनियाँ जो है वो भोजन को एक ही दिशा में, कहने का मतलब है कि आगे जो है पेरिस्टालसिस के द्वारा आगे ही गति करवाती है, वापस जो है भोजन पीछे की तरफ नहीं आना चाहिए। तो ये जो संरचना है वो हो गई आपके आमाशय की। अब इस आमाशय के बाद में अगर मैं बात करूँ तो आमाशय के जस्ट आगे का जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट को, यानी ये पूरा जो यहाँ से पूरा दिख रहा है आपको, इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे इंटेस्टाइन या आंत। तो ये होगी इंटेस्टाइन, या इसको हम क्या कहेंगे, आंत। तो देखो आंत जो है वो जो है, ध्यान देना कि आंत जो किस तरीके की होती है और क्या क्या संरचना होती है, देखो आप समझो। तो अब देखो आमाशय के आगे का जो पार्ट है इसको हम कह रहे हैं आंत, इंटेस्टाइन। तो आंत जो है इसके, यानी आंत के दो पार्ट होते हैं। एक जो सबसे पहला जो आमाशय के साथ में जुड़ा हुआ पार्ट होता है इसको हम कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिर इसके बाद में एक जो है आगे की जो होती है उसको हम कहते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन जो है इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं समझो आप। तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जो है इसका सबसे पहला जो पार्ट है, सबसे शुरुआती जो भाग होता है इसको हम कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी, ध्यान देना कि ग्रहणी जो है वो 25 सेंटीमीटर एक नली होती है। और सबसे ज़्यादा जो पाचन, डाइजेशन जो होता है वो इस ड्यूडेनम या ग्रहणी के अंदर ही होता है, क्योंकि ग्रहणी के अंदर जो है वो लीवर और पेंक्रियाज यानी यकृत और अग्नाशय से आके, और यकृत अग्नाशय नलिका आके खुलती है। इसमें यकृत के द्वारा पित्तरस आता है, अग्नाशय के द्वारा जो है वो अग्नाशय रस आता है। और अग्नाशय रस के अंदर बहुत सारे जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे जो भोजन का पाचन करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पाचन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, ड्यूडेनम के अंदर होने वाला है। एग्जाम में पूछा जाता है कि भोजन का पाचन जो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो छोटी आंत अगर आए तो छोटी आंत हो गया। अगर छोटी आंत में भी स्पेशली अगर पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे ग्रहणी या ड्यूडेनम। तो ये ड्यूडेनम हो गई। फिर ड्यूडेनम या ग्रहणी के आगे का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं जेजुनम। जेजुनम जो है यहाँ पर जो है वो भोजन का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है, यानी अवशोषण होगा। इसके अलावा इसके अंदर एंटेरोसाइड सेल्स होती है जिनको आंतर कोशिकाएं कहते हैं। तो ये जो है वो जेजुनम अवशोषण का, यानी सबसे ज़्यादा अवशोषण जो यही होगा। और लास्ट वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे इलियम। छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इलियम। ये अंतिम पार्ट है जिसको हम इलियम कहेंगे। और तो यहाँ ध्यान दो कि ये शुरुआत वाला जो हो गया इसको हम कहेंगे ड्यूडेनम या ग्रहणी, और बीच वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे जेजुनम, और लास्ट वाला जो पार्ट जो होता है इसको हम कहेंगे इलियम। 7 मीटर लंबी टोटल, यानी इसकी टोटल लंबाई जो होती है वो 7 मीटर की होती है। और सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण यही होगा। अब इलियम के अंदर क्या होगा कि यहाँ जो भोज्य पदार्थ जो अवशोषित नहीं हुए हैं, जैसे विटामिन है और कई प्रकार के जो लवण है, उनका जो एब्जॉर्प्शन जो जेजुनम में नहीं हो पाता है वो कहाँ होगा, इलियम के अंदर होगा। तो इलियम जो है वो बचे कुचे पदार्थों का अवशोषण करेगी। तो ये 3 पार्ट हो गए छोटी आंत के। अब दूसरा जो पार्ट है आंत का उसको हम कहेंगे बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये भी 3 भागों में बंटी होती है। इसका सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहले जो संरचना होती है बड़ी आंत की, उसको हम कहते हैं सिक्कम। ये सिक्कम यहाँ पर शुरुआती हो गया, यानी जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट जहाँ खत्म होता है उसके, यानी ये इलियम होगी। और ये जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सिक्कम। और इस सिक्कम और इलियम के जुड़ने वाले स्थान के ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये ध्यान देना, यहाँ इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको हम कहेंगे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको कर्मी रूपी अवशेषिका कहेंगे। ध्यान देना कि कर्मी रूपी अवशेषिका, अवशेषिका मतलब बचा हुआ पार्ट है ये जो कर्मी समान है।
हेलमिंथिस जैसा दिखता है, हेलमिंथिस के सदस्यों जैसी दिखती है। और इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो है, यानी ह्यूमन की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर ये एक अवशेषी अंग के रूप में है, जबकि ये जो एनिमल्स जो होते हैं, जो शाकाहारी जो जंतु होते हैं, गाय भैंस, उनके अंदर ये जो है वो एक्टिव होती है। और उनके अंदर जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये हो गई आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इसके बाद में इसके जस्ट ऊपर यानी सिकम वाला और ये जो पार्ट है, अब ये सिकम जो है, सिकम का कार्य क्या होगा कि इलियम के अंदर जो है जो पदार्थ, जो कुछ लवण वगैरह जो अवशोषित नहीं हुए वो यहीं पर ही अवशोषित होंगे। और फिर इसके बाद में इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोलन। कोलन जो है, ये कोलन 3 भागों में बंटा होता है। ध्यान दो, यहाँ पे 3 भाग कौन कौन से होंगे। यहाँ से देखो, सबसे पहले ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, इसलिए इसको हम कहेंगे आरोही भाग। तो ये हो गया आरोही, इसको असेंडिंग कहेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ कोलन के 3 पार्ट, ये कोलन है और इस कोलन के मैं 3 पार्ट जो है वो यहाँ पे बना रहा हूँ। सबसे पहला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग या आरोही। तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इसको हम आरोही कहेंगे। और फिर इसके बाद में ये इस, यानी कहने वाला पहले ऊपर आती है, फिर यहाँ से इस दिशा में आएगी और इस दिशा में आ रही है, इसलिए हम इसको अनुप्रस्थ कहेंगे या ट्रांसवर्स कहेंगे। तो 2 नंबर हो गया ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। और फिर इसके बाद में ये नीचे की तरफ उतरेगी और नीचे की तरफ उतरेगी, तो यहाँ पे तीसरा जो इसका भाग होगा, तो ये तीसरा पार्ट जो होगा उसको हम कहेंगे, 3 नंबर में यहाँ लिख रहा हूँ, इसको कहेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब हो गया अवरोही, यानी नीचे उतरती हुई। तो ये 3 पार्ट इसके हो गए। ध्यान देना यहाँ पे कि असेंडिंग ऊपर की तरफ जा रही है, ट्रांसवर्स यहाँ से अनुप्रस्थ होगी और फिर ये नीचे की तरफ आएगी। अब अगर मैं इनकी लंबाई की बात करूँ तो ये होगी लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, ये होगी 50 सेंटीमीटर लंबी, और जो अवरोही है वो होगी 20 सेंटीमीटर लंबी, सॉरी 25 सेंटीमीटर लंबी, ये 25 सेंटीमीटर लंबी हुई। तो ये 15, 50 और 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये 3 भागों में बटी हुई बड़ी आंत होती है। और बड़ी आंत का जो कार्य होता है वो शेष बचे हुए भोजन के अंदर जो है जल, खनिज लवण और जो अन्य जो अवशोषित पदार्थ हैं उनको अवशोषण करना होता है। और ये बड़ी आंत होगी। बड़ी आंत के बाद में अगला जो लास्ट पार्ट इसका जो होगा उसको हम, तीसरा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रेक्टम या मलाशय। तो ध्यान देना कि मलाशय जो है वो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। मलाशय का अंतिम जो 3 सेंटीमीटर जो लंबाई का पार्ट होता है उसको हम जो है वो गुदानाल या एनस कहते हैं। और ये गुदानाल जो है वो एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, जिसको गुदा द्वार कहेंगे। और इस गुदा द्वार के अंदर जो है वो इंस्पेक्टर्स पाए जाते हैं, जो भोजन को बाहर बहिक्षेपित करने के दौरान जो है वो जो उसको जो है नियंत्रित करते हैं, भोजन के बहिक्षेपण को नियंत्रित करते हैं। कुछ अवरोधनियाँ वहाँ पर पाई जाती है। और ये अंतिम पार्ट होगा जहाँ से अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाएगा। और रेक्टम जो पार्ट है, ये लास्ट वाला जो पार्ट आप देख रहे हो रेक्टम मलाशय, इसके अंदर जो है अपचित भोजन इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद में इसको समय समय पर जो है वो बार बार जो है शरीर के बाहर बहिक्षेपित कर दिया जाता है। यहाँ पे जो केवल और केवल जल का अवशोषण होगा, बाकी सारे पदार्थों का अवशोषण जो है वो छोटी और बड़ी आंत के अंदर पहले ही हो जाता है। तो इस तरीके से जो है पूरी जो एक एलिमेंट्री कैनाल जो है, उस एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट के जो है क्या क्या कार्य होते हैं, किस तरीके की कितनी लंबाई होती है इनकी, इन सब के बारे में जो है मैंने आपको पूरा डिटेल से जो है वो समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है वो बात आप तक पहुंची है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने साथियों तक, अपने जो साथ में पढ़ने वाले सहपाठी बच्चे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इनका लाभ पहुँच सके। धन्यवाद।